हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और उसके साथ साथ जो है हमारा टॉपिक भी आगे बढ़ रहा है। अच्छे तो हैं ही, अच्छे हैं तभी आप अपने अध्ययन में लगे हुए हैं और टॉपिक तो हमारा साथ साथ बढ़ ही रहा है। तो टॉपिक की ओर चलते हैं हम अपने समय को न गंवाते हुए। और टॉपिक की ओर चलने के पहले एक बार आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो हम अपने समय को ना गंवाते हुए हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, मौर्य साम्राज्य के स्रोतों पर हमने चर्चा छेड़ी हुई थी, जिसमें कि हमने मौर्य साम्राज्य के जो स्रोत हैं उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक पहला नंबर था साहित्यिक स्रोत और दूसरा कौन था, अभिलेखीय स्रोत। तो इन अभिलेखीय स्रोतों में लगभग हम जो आज का टॉपिक जैसे ही हम पूरा करेंगे तो जो साहित्यिक स्रोत है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में जो है अभिलेखीय स्रोतों के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो आई होप हमने जो है जो साहित्यिक स्रोत थे तो उनको भी दो भागों में बांटा था। वो कौन कौन से थे, एक थे धार्मिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ, और दूसरे कौन से थे, वो थे लौकिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में कौन कौन से आते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। जैन धर्म की कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पर मौर्यों के बारे में जानकारी दी गई है, और बौद्ध धर्म की भी कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनके बारे में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद में जब हमने धार्मिक स्रोतों को कंप्लीट किया तो हम पहुंचे कहाँ पर, लौकिक साहित्य में। और इस समय हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जिन ग्रंथों को कंप्लीट कर लिया है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो है हम पढ़ क्या रहे थे, हम आपको मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, कि मेगास्थनीज की इंडिका अपने मूल रूप में नहीं मिली है, ठीक है। और ये है किसकी, तो मेगास्थनीज थे जो कि कहाँ से आए थे, ये जो है सीरिया के राजदूत थे, जिनको जो है किसने भेजा था, एंटियोकस ने भेजा था अपने दरबार से राजदूत के रूप में। तो इन्होंने जब यहाँ भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचे तो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। कौन सी थी वो थी इंडिका। तो चलिए हम जानते हैं कि इस इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या क्या लिखा और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें भारत के बारे में लिखी, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो मेगास्थनीज की इंडिका है तो उसमें क्या क्या दिया गया है। एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं, इंडिका दो है, एक मेगास्थनीज की इंडिका है और दूसरा क्या है, एरियन की इंडिका है। एरियन ने भी जो है इंडिका लिखी है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एरियन पुस्तक को किसने लिखा है, एक ऑप्शन मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसको किसने लिखा है, फर्स्ट में ऑप्शन दे दिया जाएगा मेगास्थनीज, फिर दे दिया जाएगा एरियन, फिर इसके बाद में मेगास्थनीज एवं एरियन, चौथे ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोनों को अगर एक साथ दिए गए हैं तो आपको सिंगल ना मेगास्थनीज को चुनना है और ना एरियन को चुनना है। आपको ऑप्शन वही चुनना है जिसमें ये दोनों कैंडिडेट बैठे होंगे, ओके। तो इस तरह से अगर ऑप्शन में दे रहा है कि मेगास्थनीज व एरियन तो आपको वही आंसर पे करना है, ओके। तो चलिए सबसे पहले ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब हम जानेंगे क्या कि जो मेगास्थनीज की इंडिका है तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस किस बारे में वर्णन किया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा है, पाटलिपुत्र को क्या कहा है, पोलीब्रोथा कहा है। क्या कहा है, पाटलिपुत्र को इन्होंने पोलीब्रोथा कहा है। वहीं पर दूसरा क्या है कि इन्होंने पाटलिपुत्र की जो राजप्रसाद थे इनका बहुत ही भव्य वर्णन किया है। मतलब कि उस समय जब ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तो जो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद मतलब महल था, जो राजा का महल था, उसका अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत ही भव्य मतलब उसकी सुंदरता के बारे में, उस भवन की सुंदरता के बारे में बताया है कि वो जो भवन था वो बहुत ही भव्य बना हुआ था, ठीक है। इसके बारे में बताया है। इसके बाद में क्या बताया है, नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का भी वर्णन किया है। किसमें किया है,
तो इंडिका में किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। इन्होंने नगर प्रशासन का भी इंडिका में वर्णन किया है और किसका किया है? सैन्य प्रशासन का भी किया है। ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है क्या कि इन्होंने 5-5 सदस्यों की 6 समितियों के बारे में भी बताया है। क्या बताया है? कि उस समय गुप्त साम्राज्य में 5-5 सदस्यों की 6 समितियां, अगर पूछता है क्वेश्चन कि एक समिति में कितने सदस्य होते थे, तो 5 सदस्य होते थे। अगर टोटल पूछता है तो टोटल कितने होंगे? 30 सदस्य होंगे, क्योंकि एक समिति में 5 सदस्य होते हैं और 6 समितियों में कितने हो जाएंगे? तो 30 हो जाएंगे। तो अगर टोटल की बात करता है तो 30, और नहीं तो अगर इस सिंगल एक समिति की बात करता है तो एक समिति में सिर्फ और सिर्फ 5 सदस्य थे। क्लियर? अब इसके बाद में क्या बताया है? छठे नंबर पर इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक इंडिका के माध्यम से कि जो राजस्व कर था वो 1/4 पार्ट लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/4 भाग। राजस्व कर जो था, जो कर के रूप में लोगों से लिया जाता था, तो वो कितना लेते थे? तो वो 1/4 भाग लेते थे। वहीं पर 7वें नंबर पर किसके बारे में बताया गया है? इन्होंने उत्तरा पथ मार्ग का वर्णन किया है। किसमें किया है? इसमें इंडिका में वर्णन किया है। दक्षिणा पथ का नहीं किया है, बल्कि इन्होंने किसमें किया है? उत्तरा पथ का वर्णन जो है अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। और इसके बाद में 8वें में क्या आता है कि 8वें में इन्होंने क्या बताया है कि सोना निकालने वाली चीटियों के बारे में बताया है। किसमें? तो वो बताया है अपनी पुस्तक इंडिका के माध्यम से कि यहाँ पर ऐसी चीटियां पाई जाती थी जो कि जमीन के नीचे से ये सोना निकालती थी। ठीक है। इसके बाद में क्या है? 9वें नंबर पर क्या बताया है? इन्होंने गन्ने का भी उल्लेख किया है। क्या किया है? गन्ने का भी उल्लेख किया है, यानी कि उस समय के लोग थे, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो लोग, अपनी पुस्तक इंडिका में जो है गन्ने का भी उल्लेख किया है। इसका मतलब है ये हमें दर्शाता है कि जो मौर्य प्रशासन था उसके अंतर्गत इन लोगों को गन्ने की भी जानकारी थी। ठीक है। तो अब क्या है? इसके बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट पद आता है जिसका इन्होंने अपनी जो पुस्तक इंडिका थी उसमें वर्णन किया है। कौन? एक है एग्रोनोमोई और दूसरा कौन है? एस्ट्रोनोमोई। इनमें ये नाम तो मिलते जुलते लगते हैं, आपको अगर अलग अलग मिल भी जाएगा तो आप यही समझेंगे कि एग्रोनोमोई हो या एस्ट्रोनोमोई हो, बात एक ही है। बात एक नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बात अलग कैसे है? अगर बात करता है एग्रोनोमोई का, तो एग्रोनोमोई का तात्पर्य क्या है? इस जो जिला होता था उस समय, इन्होंने जो अपने स्टेट को बांट रखा था, तो उसमें एक संस्था आती थी। कौन? जिला भी आती थी। तो ये इन्होंने जो जिले का नाम दिया था, तो वो क्या नाम दिया था? एग्रोनोमोई नाम दिया था। क्लियर? इसके बाद में जो एस्ट्रोनोमोई थे, तो एस्ट्रोनोमोई किसको कहते थे? तो इन्होंने नगरों को बोला है एस्ट्रोनोमोई। क्लियर हो गया? इसमें एग्रोनोमोई और एस्ट्रोनोमोई में जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई ना। अब इसके बाद में क्या है? इंडिका के बारे में कुछ भ्रामक तथ्य भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? इंडिका के बारे में कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि जितनी भी बातें इंडिका में लिखी गई हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो। इनमें जो है बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, तो उन्होंने मेगास्थनीज पर आरोप लगाया है कि इसने जो है कुछ बढ़ा चढ़ा करके जो है वर्णन किया है। किसके बारे में? जो भी इनकी पुस्तक में जो भी बातें मिली हैं, तो इनमें कुछ भ्रामक तथ्य भी निकल करके आए हैं। वो कौन कौन से जो है भ्रामक तथ्य निकल के आए हैं? तो इसमें भ्रामक तथ्य ये दिया गया है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी ही नहीं थी। ऐसे भी दिया गया है कि इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी। और क्या नहीं था? इन्होंने और क्या बताया गया है कि इसमें भारत में 7 जातियां पाई जाती थी। सिर्फ और सिर्फ 7 जातियां पाई जाती थी, उनके अलावा कुछ था ही नहीं। ठीक है। इसके बाद में भारत में क्या बताया है कि भारत में
जो दास प्रथा थी तो वो नहीं पाई जाती थी। इन्होंने बताया है कि भारत में दास प्रथा नहीं प्रचलित थी और क्या है, यहाँ अकाल भी कभी नहीं पड़ता था। क्या था कि यहाँ पर अकाल भी जो है कभी भी नहीं पड़ता था। तो इस तरह से कई इतिहासकारों ने इनकी आलोचना किया है, किसकी, मेगास्थनीज की, कि इन्होंने कुछ बातें अपनी जो है पुस्तक इंडिका में गलत लिखी हैं जो कि मानने योग्य नहीं है। तो ये मुख्य रूप से 4 बातें आती हैं उभर करके कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी, इन्होंने ऐसा लिखा है। इसके बाद में भारत में सिर्फ और सिर्फ 7 जातियां ही पाई जा रही थी। फिर भारत में दास प्रथा नहीं पाई जा रही थी। इसके अलावा कि भारत में कभी अकाल पड़ा ही नहीं था, जबकि अकाल जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सोगौरा अभिलेख है जो कि गोरखपुर में है और दूसरा जो पश्चिम बंगाल में है, तो वो किसके लिए, वो अकाल के लिए ही, अकाल के उद्देश्य से ही जो है उसमें लिखा गया है कि उसमें अकाल उस समय पड़ा था। इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या है कि इंडिका का विवरण निम्न विद्वानों के उद्धरणों में मिला है। हमने आपको क्या बताया था कि जो मेगास्थनीज की इंडिका है वो अपने मूल रूप में नहीं पाई गई है, अपने मूल रूप में नहीं पाई गई है। तो बताया क्या मैंने कि कई सारे जो लेखक थे, विदेशी इतिहासकार थे, भारत आए, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे और उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से जो है इस तरीके की बातों की पुष्टि हुई कि मेगास्थनीज ने क्या क्या कहा और किस तरीके से जो है किसमें जो है इनकी कौन सी बातों का जो है सपोर्ट किया है। ठीक है। तो इंडिका का विवरण अगर किन किन विद्वानों की पुस्तकों में मिलता है तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रैबो साहब। कौन आते हैं? स्ट्रैबो आते हैं। दूसरे कौन है? जस्टिन है, दूसरे हैं एरियन। तीसरे कौन है? प्लूटार्क। चौथे हैं जस्टिन और 5वें हैं कौन? प्लिनी। ठीक है। ये 5 लेखक हैं जहां जिनकी जो मेगास्थनीज की जो बातें हैं तो इन लोगों की पुस्तकों में मिली हैं। यही मतलब इनमें ये लिखा गया है, इनकी पुस्तकों से ये उदाहरण लिए गए हैं कि मेगास्थनीज ने ऐसा किया, मेगास्थनीज ने वैसा किया। तो इन लोगों की पुस्तकों में जो है उससे संबंधित साक्ष्य जो है पाए गए हैं। ठीक है। अब आते हैं किस पर? अब आते हैं स्ट्रैबो। सबसे पहले बात करते हैं कौन? स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी है? ज्योग्राफी का। स्ट्रैबो साहब ने क्या कहा है मेगास्थनीज के बारे में? इन्होंने कहा है कि ये जो मेगास्थनीज था ये झूठ बोलने वाला, कैसा था? झूठ बोलने वाला कहता है। किसको? मेगास्थनीज को। कौन कहता है? स्ट्रैबो कहता है। क्या कहता है? कि मेगास्थनीज जो था वो झूठ बोलने वाला था। वो मतलब बातों को अपनी पुस्तक के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि उसकी पुस्तकों में जितनी बातें दी गई वो सही हो, वो झूठ भी है, क्योंकि वो बातों को बढ़ा चढ़ा करके लिखता था। क्लियर? इसके बाद में इसने दूसरी बात क्या कही है? इसी स्ट्रैबो ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से सिल्यूकस की पुत्री का वैवाहिक संबंध की बात कही है। किसने कहा है? स्ट्रैबो ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से सिल्यूकस की पुत्री के वैवाहिक संबंध की भी बात कही है। किसने? स्ट्रैबो ने। किस पुस्तक में कहा है? तो ज्योग्राफिका में कहा है। ठीक है। इसके बाद में क्या है? तीसरे नंबर पर क्या आता है कि इसने भी पाटलिपुत्र को क्या कहा है? तो इसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। और पोलीब्रोथा किसने कहा है? मेगास्थनीज ने भी कहा है। तो ये तो बात सही है। इसके बाद में चौथा क्या बोला है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्या कहा है इन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में? किसने कहा है? स्ट्रैबो ने कहा है कि सीरिया के शासक कौन है? सीरिया के शासक हैं एंटियोकस। एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में जो है किसको भेजा था? बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को राजदूत के रूप में भेजा था। अब ये बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है। तो ये जो है किसने बात कही है?
प्लूटार्क ने कही है बात, इसमें ज्योग्राफिका में कही है कि सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को बिंदु के दरबार में भेजा था। तो ये 4 बातें स्ट्रैबो ने कही है। कौन सी पुस्तक में? तो वो ज्योग्राफिका है। क्लियर। अब इसके बाद में आते हैं दूसरी जानकारी करते हैं कि एरियन साहब की उसमें कौन कौन सी पुस्तक में साक्ष्य मिलते हैं। तो एरियन की पुस्तक क्या है? इंडिका। एक इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है, आपके सामने आ गई। तो एरियन की भी पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। अब इन्होंने क्या कहा है एरियन साहब ने? इन्होंने कहा है कि यह भारतीयों की न्यायप्रियता का वर्णन करता है। क्या कहता है? कहता है भारतीय बहुत न्यायप्रिय हुआ करते थे उस समय पर, कब? मौर्य साम्राज्य में, और वो न्याय भी बहुत अच्छे से करते थे। क्लियर। इसके बाद में कोई भी भारतीय एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करता था। ये बात किसने कही है? एरियन ने कही है। किसमें कही है? अपनी पुस्तक इंडिका में कही है। क्लियर हुआ। इसके बाद में आते हैं कौन? प्लूटार्क आते हैं। तीसरे नंबर के प्लूटार्क आते हैं। प्लूटार्क ने क्या कहा है? प्लूटार्क की पुस्तक है पैरेलल लाइन। कौन सी है? पैरेलल लाइन। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को क्या किया था? रौंद डाला था। कितनी सेना लेकर? 6 लाख की सेना लेकर। ये वर्णन कौन करता है? तो प्लूटार्क करता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट से किया है। अब इसके बाद में आते हैं प्लूटार्क और जस्टिन दोनों लोगों ने मिलकर के कुछ कहा है। क्या कहा है? इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से बताया है कि युवावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिलता है, किंतु सिकंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से नाराज हो गया था। ठीक है। क्या कहता है कि युवावस्था में, ये कौन वर्णन कर रहा है? 2 लेखक मिलकर के वर्णन कर रहे हैं। कौन? एक प्लूटार्क और जस्टिन। ये आप कैसे लगाएंगे? ठीक, 2 लोग हैं ना, 2 लेखक हैं और 2 लोगों को मिला रहे हैं। अब इससे ध्यान रखेंगे, 2 लोग हैं, 2 लोगों को मिला रहे हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर को। ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर युवावस्था में मिले थे, किंतु किसी बात से नाराज होकर के जो है सिकंदर नाराज हो गया था। तो सिकंदर नाराज हो गया था, तो इसलिए जो है ये क्या किया था? ये वहां से चला आया था। इसके बाद में दूसरी बात कौन सी मिलती है? दूसरी बात इन दोनों लोगों ने कहा है कि संपूर्ण भारत उसके दरबार में था। क्या बोला है? कि उसका दरबार इतना बड़ा था कि संपूर्ण भारत के कोई भी उस समय राज्य हो तो उसके दरबार पर संपूर्ण भारत के लोग हुआ करते थे। ये किसने चर्चा किया है? प्लूटार्क और जस्टिन दोनों लोगों ने मिलकर के चर्चा किया है। अब इसके बाद में बात आती है किसकी? जस्टिन की। तो जस्टिन ने क्या बताया है? तो जस्टिन ने बताया है कि सिकंदर के जाने के बाद भारतीय लोगों ने दास्ता का जुआ उतार फेंका था। भाई सिकंदर ने भारत पर अटैक किया, भारतीय सीमाओं को जीत करके क्या किया कि पूरा जो राज्य था, सीमावर्ती प्रदेश थे, उनको अपने कब्जे में कर लिया। तो जो भी पब्लिक होती थी तो ऑटोमेटिकली जो है उनके दास बन जाती थी। तो उन्होंने, जस्टिन ने क्या कहा है कि जैसे ही सिकंदर गया तो भारत के जो लोग थे उन्होंने जो है दास्ता का जो जुआ था वो उतार करके फेंक दिया। मतलब कि उन्होंने जो दास्ता थी तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अब हम किसी के दास नहीं बने रहना चाहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद में आता है दूसरा क्या है? ये पहला, ये कौन कहता है? जस्टिन कहता है। इसके बाद में और दूसरा क्या है? दूसरे कमेंट्स जो है उसने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं की सेना थी। कैसी थी? डाकुओं की सेना थी। तो डाकुओं की सेना से तुलना किसने किया है? तो वो जस्टिन साहब ने किया हुआ है। अब इसके बाद में लास्ट बचते हैं कौन? प्लिनी। तो प्लिनी की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? नेचुरल हिस्टोरिका। कौन सी थी? नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका में इन्होंने क्या कहा है प्लिनी साहब ने कि इसकी सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। कितने थे? ये किसने कहा है? प्लिनी ने कहा है कि इसकी सेना में
क्या है 6 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार और क्या है 9,000 हाथी थे, ठीक है, गज सेना थे। इसके बाद में क्या है, प्लिनी भी जो है स्ट्रैबो की तरह मेगास्थनीज को झूठा कहता है। प्लिनी भी जो है स्ट्रैबो को सपोर्ट करते हुए कहता है कि मेगास्थनीज जितनी बातें इसने लिखी हैं इंडिका में, तो कुछ बातें बढ़ा चढ़ा करके लिखी हैं। तो झूठा किसने किसने कहा है, तो प्लिनी ने और स्ट्रैबो ने, दो लोगों ने किसको कहा है, मेगास्थनीज को झूठा साबित किया है। वहीं अगर बात करते हैं कि 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 गज सेना थी, तो ये किसने वर्णन किया है, तो ये वर्णन किया है किसने, प्लिनी ने वर्णन किया है। और डाकुओं की सेना की संज्ञा किसने दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं की सेना थी, तो वो किसने कहा है, उसको जो है किसने कहा है, उसको कहा है जस्टिन साहब ने कहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो लौकिक ग्रंथ थे, तो लौकिक ग्रंथ जो है लगभग कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है हम लेकर के आएंगे अभिलेखों के बारे में कि अभिलेखीय स्रोत कौन कौन से थे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए अभिलेखीय स्रोत कौन कौन से हैं, जो कि हम आने वाले समय में आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। और जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।